दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ भीष्म साहनी की एक बड़ी मशहूर कहानी जिसका नाम है साग मीट। इस कहानी में एक महिला है जो अपनी एक सहेली से बातचीत कर रही है। बस उसी की बातचीत में ये पूरी कहानी है और उस बातचीत में ये कहानी आगे बढ़ती है और क्या इशारा करती है हमारे समाज की तरफ, हमारी दुनिया की तरफ, वो आप खुद समझिएगा। तो शुरू करते हैं साग मीट। बहन, साग मीट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अरे आज यही खाना खा के जाओ ना, मैं तुम्हारे सामने बनवाऊंगी, सीख भी लेना और खा भी लेना। रुकोगी ना? इन्हें साग मीट बहुत पसंद है। जब कभी दोस्तों को खाने पर बुलाते हैं ना, साग मीट जरूर बनवाते हैं। हाय, साग मीट तो वो जग्गा बनाता था। वो होता तो मैं उससे साग मीट बनवा के तुम्हें खिलाती। उसके हाथ में बड़ा जायका था। वो उसमें घी डालता था, लहसुन डालता था, जाने क्या क्या डालता था। बड़े शौक से बनाता था। मेरे तो ये 3-3 डिब्बे घी के महीने में निकल जाते हैं। नौकरों के लिए हमने डालडा रखा हुआ है। कौन जाने मुए हमें डालडा खिलाते हो और खुद जो है वो देसी घी हड़प जाते हो। हाँ? आज के जमाने में भाई किसी का एतबार नहीं किया जा सकता। मैं ताले तो लगा नहीं सकती हूँ भाई, अब तुम्हें तो मालूम ही है। हाँ? मैं कहती हूँ कि भाई चलो खाएं तो खाएं, कितना खा लेंगे। मुझसे यहाँ अपनी जान नहीं संभलती है। ये मथुरा जो हमारे यहाँ काम करता है, ये 7 रोटियां सवेरे और 7 रोटियां जो है गिनकर शाम को खाता है, और बीच में से 2 बार चाय भी चाहिए, और घर में जो ये मिठाई होती है वो भी से दो। मैं कहती हूँ ठीक है, कम से कम टिका तो है भाई। आजकल किसी नौकर का कोई भरोसा है? हाँ? कब कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ। ये भी मुझे यही कहते हैं। ये कहते हैं कि कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो नहीं भौंकेगा। 70 रुपए पैसे रखा था, 100 लेता है। सोचो। अरे इधर खिसक के बैठो तुम आराम से, कहाँ जाने की जल्दी में हो, बैठो। कभी कभी तो आती हो। लो तकिया लो। हाँ, तुम्हें क्या बता रही थी? 70 रुपए पे इसको रखा था, फिर भी इसके तेवर चढ़े रहते हैं। पर जग्गा बड़ा नेक नौकर था और बावर्ची था, बड़ा नमक हलाल। अरे नौकर क्या कहें, समझो घर का आदमी था। वो भी इन्हें बहुत मानता था। एक बार ये कुछ कह दें अगर, तो फिर समझ लो वो उसको पूरा करके रहेगा। मजाल है कहते कि नहीं होगा वो काम। बड़ा वफादार। ये भी खैर, अब नौकर को नौकर कहाँ समझते हैं। जब तब उसे कभी 100-50 दे देते थे, और कहीं कोई लिखत नहीं, कोई पढ़त नहीं, कोई हिसाब नहीं। जग्गा जब अपनी बीवी को ब्याह के लाया यहाँ, तो 2 जोड़े और एक गर्म कोट भी उसे दिया। बताओ। अरे मैं इनसे कहूँ कि अरे क्यों पैसे लुटाते हो? नौकर किसी के अपने नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि तू अपना काम कर, ये हमें साग मीट बना के खिलाता रहे, तो ये जो मांगेगा मैं इसको देता रहूंगा। वो कहते थे कि इस जग्गा जैसा जो बावर्ची है पूरे शहर में कहीं नहीं। अब मैं क्या ही कहूँ बहन। अच्छा, ये कांटे बड़े अच्छे बनाए तुमने, बड़े प्यारे लग रहे हैं। आजकल हर चीज़ को आग लगी हुई है। मैंने ये नाक की कील बनवाई, देखो इतना छोटा सा हीरा इसमें लगा है, और पूरे 750 रुपये खुल गए इसमें। अब तो खैर मुझे पहनते भी डर लगता है। जब जग्गा था घर पे, तो मेरी जेवरों की पिटारी जो थी ना बाहर पड़ी रहती थी। कभी 2 पैसे भी इधर उधर नहीं हुए। ऐसी भुलक्कड़ हूं कि कभी चेन गुसलखाने में रह जाती है, कभी तिपाई पे रह जाती है। जग्गा उठा के दे देता था। पर अब तो ऐसे नौकर आए हैं, अरे राम राम राम। मैंने सारे जेवर उठा के बैंक में रख दिया। हाँ, जग्गा से पहले एक और नौकर था हमारे यहाँ, वो क्या नाम था उसका, मनसा। हाँ, बड़ा ऊपर से तो बड़ा शरीफ लगता था। उसके मुंह में जबान तक नहीं, कुछ पूछो तो बस हाँ हूँ में जवाब देता था। पर एक दिन पिछवाड़े की तरफ से मैं घर से आ रही थी, तो क्या देखती हूँ कि मनसा जो है छत पे खड़ा है, और गली में खड़ा है एक आदमी, और ये ऊपर से उसको कपड़े फेंक के दे रहा है, घर का सामान उसको दे रहा है। मुझे देखते ही दोनों चंपत। मनसा गली में कूदा और वहीं से भाग गया। तो भाई आजकल जो है ये नौकर वोकर रखने का जमाना है नहीं। जग्गा था तो खैर मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी। वो हाथ का भी बड़ा साफ था। अरे कुछ खाओ बहन, तुम तो बातों में लग जाती। तुमने कुछ खाया ही नहीं। गर्म चाय मंगवाऊं? इसे छोड़ दो, ये ठंडी हो गई होगी। लो केक लो, केक खाओ। मार्केट का है पर बहुत टेस्टी केक है। भाई केक तो बनाती है वो, क्या नाम है उसका, कमला की सास। एक से बढ़कर एक केक बनाती है। कभी उसमें वो चॉकलेट डालती है, कभी कुछ डालती है, कभी कुछ डालती है। बेकरी वाले जो ये महंगे केक नहीं आते हैं, कमला की सास घर में बना देती है, बहुत बढ़िया। उसमें वो
वो बीच में क्या डालती है, वो अंडे, दूध, चीनी, किशमिश, बादाम, जाने क्या क्या डालती है। मुझसे तो अपनी जान नहीं संभलती है भाई, मैं क्या बनाऊं। वैसे जग्गा जो है बहुत अच्छे केक बनाता था, पर उसकी किस्मत ही खराब थी, नहीं तो आज तुम्हें उसी के हाथ का बना हुआ केक खिलाती। हर तीसरे चौथे दिन जो है केक बनाता था, पर खुद नहीं खाता था। मैं उससे कहूं कि भाई तू भी एक टुकड़ा खा ले, पर नहीं। किसे मालूम था कि वो एक दिन यूं ही चला जाएगा। मैं तो अब भी कहती हूँ कि बक देता उस दिन, अगर बता देता ना सच बात तो बच जाता। पर अपनी अपनी किस्मत है बहन, अब कोई क्या करे, है ना। इनके सामने उसने मुंह ही नहीं खोला। बहुत मानता था इन्हें। अच्छा, बोला इसलिए नहीं कि इनके दिल को ठेस ना पहुंचे, और क्या बात हो सकती थी। अब अंदर की बात इन्हें क्या ही मालूम भाई, अब वो कोई बताएगा तो उनको पता चलेगा। वो तो मैं जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उसने हवा नहीं लगने दी। हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम? मैंने बताया नहीं तुम्हें क्या? अरे सही में? अरे तो सुनो, मैं बता रही हूँ क्या हुआ था। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैंने नहीं बताया तुम्हें। सुनो, भगवान झूठ ना बुलवाए, एक दिन क्या है, दोपहर को मैं उठी ऐसी गुसलखाने की तरफ जा रही थी। अब मुझे ऐसे कुछ खटका सा हुआ, लगा कि जैसे कोई जो है जग्गे की कोठरी की तरफ जा रहा है। मैंने सोचा कि भाई इस वक्त कौन हो सकता है। जग्गे को तो ये अपने ऑफिस बुला लेते हैं वहां काम करने के लिए, तो यहाँ कौन। अब मैंने खिड़की से झांक के देखा, क्या देखा, ये तो बिक्की है। बिक्की मेरा देवर काला सूट पहने हुए दबे पांव चला जा रहा था और सीधे जाके जग्गे की कोठरी में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई किसी काम से आया होगा, पर जग्गे की कोठरी में क्या काम हो सकता है उसका, और ये दबे पांव चलता चला जा रहा है। मैं सोचूं क्यों जा रहा है ये। अच्छा, वैसे तो जग्गे की बीवी अकेली थी वहां, खैर मुझे क्या करना था भाई, मैं वो जाने उनका काम जाने। लेकिन फिर ध्यान तो आता ही है बार बार कि भाई ये सब करना है तो भाई शादी कर लो, है क्यों किसी का घर खराब करो, है। अच्छा, तुमने वो जग्गे की घरवाली तो देखी होगी, वो बड़ी भोली सी लड़की थी बेचारी, गोरी गोरी इतनी थी कि उसको हाथ लगाओ तो लगे मैली हो जाए। और ये कलमुआ रोज किसी बहाने से दफ्तर से भाग आता और कोठरी में जाके घुस जाता। अच्छा, उस दिन मेरी नजर पड़ गई इस पर। हाँ, वो बेचारी गांव की लड़की सहमी सहमी से स्टंट के आगे क्या बोलती है, क्या। अरे धीरे बोलो, इनके घर में ना बहुत बदचलनी बहुत है इनके घर में, बस समझ लो ये एक ही यही है बस शरीफ इनके घर में। हाँ बहन, इनके चाचा ने भी वो दो रखी हुई है, और क्या। अरे हमने देखा नहीं क्या, इनकी चाची थी बुढ़िया, वो दोपहर को अपने एक नौकर से पांव दबाती थी। हाँ, अरे मैंने खुद देखा है। हाँ, खाने के बाद सीधे अपने कमरे में घुस जाती थी और पीछे पीछे वो मुस्टंडा शंकर, वो धीरे बोलना है, वो शंकर जो था वो धीरे धीरे इनके कमरे में चला जाता। अब भाई ऐसी बातें कहाँ छिप सकती हैं, है कि नहीं, है। तो एक दिन जग्गे ने देख लिया। अब ये इन्होंने वो थर्मस मंगवाने के लिए ये जग्गे को घर पे भेजा था। तो यही ऐसे ही हमारा जो ये बिक्की था, हमारा देवर, ये रोज आए और जग्गे के कमरे में खुद जाए जाके। एक दिन जग्गे को जो है पता चल गया। वो हुआ ये कि इन्होंने जो है जग्गे को दफ्तर से भेज दिया वापस घर, कुछ थर्मस वर्मस मंगवाना था। तो वो देखा भाई, वो आया घर में, मैंने उसे थर्मस दे दी, अब वो अपनी कोठरी की तरफ चला गया। अचानक मैंने खिड़की के बाहर जब झांक के देखा तो बिक्की जो थे हमारे देवर, वही काला सूट पहने जग्गे की कोठरी से बाहर निकल रहे थे, कुछ हड़बड़ाए हुए। जग्गे ने टोक दिया, बिक्की बाबू। जग्गे ने टोक भी दिया, बिक्की बाबू। अरे उसका मुंह इतना सा, हाँ, अरे बिना उसकी ओर देखे चुपचाप वहां से बस निकल गया बिक्की। और मेरा दिल बहन जो है धक धक करने लगा। मैंने कहा कि अब इसकी घरवाली की खैर नहीं, ये उसे धुन देगा, बहुत लेगा। उन लोगों भाई, कोई इन लोगों का कुछ पता थोड़ी होता है। लेकिन बहन कोठरी के अंदर से ना हो ना। हाँ, अब भाई मुझे तो तुम जानती हो भाई, ज्यादा मतलब मैं रखती नहीं हूँ किसी से क्या लेना देना भाई। मैं अपना जाके लेट गई भर, ये पर फिक्र तो देखो रहती है। तो मैंने सोचा कि जो है आज रात में इनसे बात करूंगी, हैं, कि भाई या तो देखो जग्गा को ये चलता करे, या इससे कहें कि अपने घरवाली को बाहर मतलब वापस अपने गांव में छोड़ के आए। यहाँ इसका रहना ठीक नहीं है। लेटे लेटे भी मेरे कान कोठरी की ओर लगे रहे कि अभी वहां से रोने चिल्लाने की आवाज आएगी, मारपीट होगी, पर वहां बिल्कुल चुप। मैंने सोचा कि भाई ऐसा शरीफ आदमी भी किस काम का है कि अपनी घरवाली को काबू में नहीं रख सकता।
2 लपड़ मुंह पे लगाता तो अपने आप सीधे रास्ते पे आ जाती। अरे 10 तरीके होते हैं औरत को सीधे रास्ते पे लाने के, पर यहाँ ना हूं ना कुछ भी नहीं। फिर बहन पलंग पे लेटे लेटे मुझे ऐसी घबराहट हुई कि बाथरूम जाने की जरूरत पड़ गई। मुझे कब्ज भी रहता है, तो तुमको तो पता ही है, रोज इसबगोल की भूसी दूध में डाल के पीती हूँ, तब जाके पेट साफ होता है मेरा। तो खैर उस दिन जो ये उसके अगले दिन की बात है बल्कि ये कि शाम को ये घर आए तो आते ही कहने लगे कहाँ है जग्गा। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात है, पर कहने लगे कि उससे कह दो कि 5 आदमी रात को खाना खाने के लिए आएंगे, तो बढ़िया जो है अपनी सब्जियां वब्जियां बनाए और साथ में उससे कह दो कि साग मीट बनाए। ये लो मैं क्या ही सोच रही थी। खैर जग्गा आया, बिल्कुल गुमसुम खामोश, और इनके आगे सामने आके खड़ा हो गया। चेहरा ऐसा पीला जैसा मुर्दे का होता है। इन्होंने बड़े लाड से पूछा, क्यों जग्गा क्या बात है? पर जग्गा चुप, ना हूं ना। अब भाई इनसे कोई कैसे कहे कि भाई आपका भाई मेरी घरवाली के साथ, छी, अरे गैरत भी तो कोई चीज होती है। अब जब वो कुछ ना बोला तो इन्होंने 2-3 बार पूछा, जब नहीं बोला तो इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा तो ये थोड़ा गुस्से में चिल्लाए कि क्या बात है, बोलता क्यों नहीं है कुछ? वो कुछ नहीं बोला, ऐसे पलटा और गुमसुम रसोई में चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं रसोई में गई कि खाने वाने का देखूं, तो वहां जाके देखा तो ये वहां भी जस का तस गुमसुम खड़ा हुआ, बिल्कुल पत्थर की मूरत बना हुआ। मैंने कहा कि इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। मैं लौट आई, मैंने आके इनसे कहा। ये खुद किचन की तरफ चले गए और वहां जाके उसको फटकारने लगे। अब मुझे बड़ा डर लग रहा था कि बहन क्या मालूम है जग्गे ने कोई छुरा वुरा छुपा रखा हो घर में। भाई इन लोगों का कोई भरोसा थोड़ी होता है? ये वहां से चिल्लाए, बदजात बोलता क्यों नहीं है? मेरी तो बहन सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। खैर मैंने समझाया कि कुछ ना कहो, अभी 2-4 घंटे में मेहमान आने वाले हैं, कहीं ये अभी चला गया नाराज वराज होके तो खाना कौन बनाएगा। जैसे तैसे इनको कोई बात समझ में आई, मैं इनको खींच लाई। अब सुनो आगे की बात। आराम से बैठो तुम, ठीक से नहीं, हाँ पैर ऊपर करो। हाँ, तो रात को जब मेहमान चले गए तो जो है इन्होंने ये बड़े खुश हुए, कहने लगे कि जो है जग्गा तुमने बड़ा अच्छा खाना बनाया। और वो बात भूल गए वो कि वो गुमसुम था, बोल नहीं रहा था। उन्होंने बुलाया उसे, ये आया तो कहने लगे कि भाई तुमने बड़ा अच्छा खाना बनाया, बड़ी तारीफ वारीफ की। तब भी वो बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा रहा, बिल्कुल गुमसुम। खैर इनको समझ नहीं आया, ये अपना थोड़ा थके हुए थे, ये चले गए सोने के लिए। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8, 8:30 का वक्त रहा होगा। मैं बरामदे में बैठी बाल सुखा रही थी। वहाँ धूप अच्छी आती है, मैंने सोचा बाल सूख जाए तो उन्हें थोड़ा काला वाला करूँ। यही 8, 8:30 का टाइम रहा होगा। यही उसी वक्त ये फ्रंटियर मेल आती है ना, घर के पीछे रेलवे फाटक है। कहते हैं अगर गाड़ियों को सिग्नल नहीं मिलता है तो वहीं पे रुक जाती हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। लेकिन फ्रंटियर मेल यहाँ पे नहीं रुकती है। वही एक गाड़ी है जो यहाँ नहीं खड़ी होती है, बाकी तो सब खड़ी होती। तो जग्गे ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। उधर से गाड़ी आई तो जग्गा अपनी कोठरी से निकला। मैंने कहा जग्गे, जग्गे। मुझे लगा जैसे उसने सुना नहीं। वो भागकर पिछवाड़े की दीवार फांद गया और रेलवे लाइन के ढलान चढ़ने लगा। ये सब बिल्कुल पलक झपकते हो गया था। मैंने उसे फिर आवाज दी, मैंने कहा जग्गे। उसने मुड़ के भी नहीं देखा। मेरी भी अक्ल पता नहीं कहां घास चरने गई थी, मुझे सूझा ही नहीं कि वो क्यों भाग जा रहा है। मैंने सोचा कि शायद किसी काम से जा रहा होगा। गाड़ी का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बहन झूठ क्यों बोलूं, शाम का वक्त है। बस फिर मुझे कुछ नजर नहीं आया। मुझे तो शक भी नहीं हुआ कि जब ये गाड़ी धम धम करती हुई आई और कुछ देर के बाद पहिए घसीटती हुई रुक गई। पहिए की घसीटने की जो आवाज होती है ना, जैसे किसी ने चेन खींची हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई यहां तो रोज ही गाड़ियां रुकती हैं, सोचा किसी ने चेन खींची होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद माली भागा आया, कहने लगा कोई हादसा, कोई मर गया है ट्रेन के नीचे। उसने फिर चिल्ला के कहा जग्गा मारा गया।
जग्गा गाड़ी के नीचे कुचल गया है। मेरा दिल बुरी तरह धक धक करने लगा, पर वो तो कट गया था। सच कहूं तो बहन, मैं तो अब भी कहती हूं अगर जग्गा उस दिन बोल देता तो बच जाता। ये जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालते, ये बहुत समझदार है। पर वो बोला ही नहीं कुछ, उसने बताया ही नहीं। खैर, वो दिन तो ऐसा बीता, अब क्या बताऊं। बार बार टेलीफोन आ रहे हैं सुबह से शाम तक। 3 बार तो इंस्पेक्टर आया घर पे, बार बार इन्हें बुलाता, बार बार कोठरी में झांक के देखता। अंदर वो बैठी थी, वो कुलच्छनी, वो मौका देखने के बहाने इंस्पेक्टर बार बार अंदर जाए। अब मर्द तो भेड़िए की तरह औरत को घूरते ही हैं। अब वो अंदर बेहोश पड़ी है, उसे बार बार चक्कर आ रहा है। अब मैं किस काम की तुमको तो पता ही है। 2-1 बार मन में आया कि भाई जाऊं, पर इन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि फौजदारी का मामला है, दूर ही रहो। मैंने कहा ठीक है भाई, देखो मर्द समझदार होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी होती है। तो पुलिस ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि भाई वो पिछले कुछ दिन से कुछ खोया खोया सा था, मियाँ बीवी की कोई आपस की कोई बात हुई होगी, भाई हम तो जानते नहीं। तो ये फिर उसके बाद अंदर आ गए। तो मैंने इनसे कहा कि तुम बिक्की को जो है कहीं बाहर भेज दो। मैंने खुल के इनसे बात नहीं कही, क्योंकि मुझे लगा था इनको पूरी बात तो पता नहीं है। मैं कहूँ कि इन्हें मालूम नहीं है, पर आसपास के किसी आदमी को अगर मालूम हुआ तो बखेड़ा उठ खड़ा हो जाएगा। पर इन्होंने समझदारी की, मर्द समझदार होते, बिक्की को बाहर नहीं भेजा। कहने लगे कि अगर बिक्की लापता हो जाता तो पुलिस को शक हो जाता फौरन। तो मठरी लो, चाय लो, हाँ लो ना। तुमने कुछ खाया नहीं। मैंने सच बताऊं तो तुम आ गई तो बड़ा अच्छा लगा, घंटा आधा घंटा मन बहल गया। कभी कभी आ जाया करो ना, दूर तो रहती नहीं हो तुम। कहो तो कार भेज दिया करूं। हाँ, अकेले तो घर ये भाई भाई करता है। ये दफ्तर से आते हैं सीधे चौराहे चले जाते हैं। तो बस, हाँ तो खैर वो दिन बता रही थी। तो बस ऐसे ही गुजरा वो दिन। इनको दिन के वक्त सोने की आदत है, थोड़ा सो ना लें तो बदन भारी भारी इनका महसूस होता है। तो उस दिन वो भी नहीं हुआ। सोने के लिए लेटे तो कभी टेलीफोन की घंटी बजने लगे, कभी कोई सरकारी आदमी घर पे आ जाए। पर खैर दूसरे दिन सब चैन से हो गया, फिर कोई नहीं आया। जब मामला रफा दफा हो गया तो एक दिन मैंने बिक्की की सारी करतूत इनको बता दी। तो बहन इन्होंने कहा कि मुझे तो सब पहले दिन से पता था। अरे मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। कहने लगे अरे जवानी में सभी बेवकूफियां करते हैं। मैंने कहा जी बिक्की को सब समझा तो दिया होता। कहने लगे क्या फायदा समझा के, हाँ? कोई वैश्या के पास थोड़ी गया था, कोई बीमारी तो नहीं ले आया घर। अरे हो गई बात जो होनी थी, आगे के लिए सबक मिल गया उसको। मैंने कहा जी पर बात अच्छी तो नहीं थी, ऐसा बिक्की को नहीं करना चाहिए था ना। मतलब बिक्की ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या भाई को पुलिस में दे देता मैं, हाँ? पर जी वो उसने जुर्म तो किया ही है ना। उसका जुर्म देखता कि उसकी जान बचाता, काल कोठरी में भिजवा देता क्या उसको। और अव्वल तो कौन जाने बिक्की अपने आप अंदर गया था कि जगह की घरवाली उसे इशारे करती थी। भाई ताली एक हाथ से थोड़ी ना बचती है, ये औरत बढ़ावा देती तभी तो मर्द बहकता है। लड़की इशारा भी कर दे तो आदमी बौरा जाता है? और कोठरी के बाहर ये जो पर्दा लगाया हुआ रहता है, क्या मालूम पर्दे के अंदर से उसको इशारे करती हो। अरे भाई ऐसे थोड़ी कोई किसी के कमरे में घुस जाता है? इतनी शरीफ ज़ादी थी तो अंदर से कमरा बंद करके क्यों नहीं बैठती थी वो, है? भाई तेरा मर्द बाहर काम करने के लिए गया, तू घर में अकेली है तो कमरा क्यों नहीं बंद करके बैठी है तू, है? दरवाजा खोल के बैठने की क्या जरूरत है, इसका क्या मतलब है? बस बहन मैं सुनती रही और मैं भी सोचूं कि किसी के दिल को भाई कौन जानता है। लड़की के दिल में चोर था या बिक्की के दिल में, अब भगवान जाने। आखिर में जी इन्होंने सारा मामला संभाल लिया, बस ये अच्छा हुआ। इन्हें भगवान ने ऐसी समझदारी दी है बहन, ये सब निपटा देते हैं मामला। कोई दूसरा इंसान होता ना तो घबरा जाता। फिर जब जग्गे का भाई गांव से आया तो बहुत रोया धोया, उसे इन्होंने 200 रुपए निकाल के दिए। जग्गा की घरवाली का बाप आया था, उसे भी इन्होंने कुछ पैसे दिए। मैंने इनसे कहा कि भाई जब मामला रफा दफा हो गया है, अभी हमारे क्या लगते हैं, तुम पैसे लुटा रहे हो। ये कहने लगे कि भाई नहीं, जग्गा ने 10 साल हमारी खिदमत की है और वैसे भी 150 दे दो तो गरीब का मुंह बंद हो जाता है। ये सबका भला सोचते रहते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, यही तो बात है। हर किसी की मदद ही करेंगे। अच्छा सुनो, ये जरा घंटी बजा देना। ये नौकर भी ना कम वक्त जानते हैं रात हो गई है, मगर मजाल है कि कोई आके अपने आप बत्ती जलाए, बार बार घंटी बजानी पड़ती। अच्छा आई हो ना तो खाना खा के जाना, अब ये पता नहीं कब आएंगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी ऐसे। तुम आ गई तो घड़ी भर हमारा दिल बहल गया,
हमने अपनी बातें तो अभी तक की नहीं। दोनों बैठी बातें करेंगे। वो तो तुमने साग मीट के बारे में पूछा तो बीच में जग्गे की बात चल पड़ी। मैं तुम्हें खाना खाए बिना तो नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लिखा था भीष्म साहनी साहब ने। साग मीट इसका नाम है और ये हमारे समाज में वर्गीकरण, उनकी एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं उनको बहुत ही संजीदगी से उकेरती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें बताइए। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है यूट्यूब का, आप अपनी राय वहाँ पे ज़रूर लिखिए। अगर आप इसे स्पॉटिफाई पर या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो वहाँ पर हमें रेटिंग्स दें। शो के नीचे जो स्टार बना है उसे दबाकर आप बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज ने। शो प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।